दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके सामने मैं फिर से एक बार कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में लेकर आया हूं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पार्ट 1 पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, जिसमें मैंने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करी और मेरे को आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है कृपया उसे जरूर देखें। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जिसका कि ब्लड एंड हार्ट, ब्लड हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, मेनली रूप से तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ब्लड एंड हार्ट के साथ लगा हुआ ब्लड वेसल्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हम पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पार्ट 2, जिसमें ब्लड एंड ब्लड वेसल्स के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों एक बार शुरू करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पार्ट 2 बढ़ने के पहले ब्लड के बारे में हमें जानना होगा। तो व्हाट इज ब्लड? सो ब्लड इज ए कनेक्टिव लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, but blood is a tissue and that is categorized into the liquid connective tissue। ये आप नोट कर लें, ये हमेशा एग्जाम में आता है और आपको आंसर देना है कि ऐसी कौन सी टिश्यू है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ब्लड उसका राइट आंसर है। तो ब्लड इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। द रोल ऑफ ब्लड इन इंटरनल इन्वायरमेंट इज टू मेंटेन हेमोस्टैटिस। हेमोस्टैटिस एक ऐसा सिस्टम है जिससे हमारी बॉडी के एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है। द मोस्ट एक्टिव कंपोनेंट इन एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड फंक्शन आर मेनी, आउट ऑफ दैट इंपॉर्टेंट्स आर ट्रांसपोर्ट, पीएच बफर, टेम्परेचर और थर्मल मेंटेनेंस, इम्यूनिटी एंड डिफेंस। दोस्तों आपको याद रखना है कि ब्लड हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा माध्यम है एंड हमारे शरीर की जो पीएच है, जैसे एसिडिक, अल्कालाइन या बेसिक, यह इसका बफर भी ब्लड ही मेंटेन करता है। हमारे बॉडी की इंटरनल थर्मल मेंटेनेंस, टेम्परेचर जिसको आप कह सकते हैं, वो भी मेंटेन ब्लड के द्वारा होता है। एंड डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता ब्लड में होती है, हम जो कि आगे पढ़ेंगे। दोस्तों एक टेबल आपके सामने दिया गया है और यह टेबल आईसीएससी की बुक से ली गई है। और दोस्तों मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना बेहतरीन टेबल है और इस टेबल को आपके दिमाग में बैठा लेना है। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं। सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हम देखते हैं कि अगर ब्लड को डिवाइड किया जाए तो दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं मोटे तौर पे, जिसमें एक फ्लूइड पार्ट है और दूसरा सेलुलर पार्ट है। फ्लूइड पार्ट और सेलुलर पार्ट मतलब क्या हुआ? फ्लूइड 50 to 60% अगर फ्लूइड है तो 40 to 50% सेलुलर पार्ट है। दोस्तों हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेलुलर पार्ट की, इसके बाद हम फ्लूइड पार्ट पे भी आएंगे, क्योंकि यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली बच्चे इसको मिस करते हैं। फ्लूइड पार्ट हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना कि सेलुलर पार्ट इंपॉर्टेंट है। सेलुलर पार्ट जो कि 40 to 50% हमारे ब्लड की टोटल कंटेंट को, अगर पूरी ब्लड की यूनिवर्स 100 है, उसमें 50 to 60% प्लाज्मा है और 50 to 40% सेल्स पार्ट है। आपको याद रखने के लिए ये याद रखें कि कैसे प्लाज्मा ज्यादा होगा, यानी कि अपर लिमिट पे होगा 50 से 60, और अगर 50 है तो सेल्स भी 50 होंगे, और अगर 60 प्लाज्मा है किसी के शरीर में तो 40% सेल होंगे। सेल को तीन पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी किसे कह रहे हैं? आरबीसी कह रहे हैं इरिथ्रोसाइट्स को। बायोलॉजिकली आरबीसी, जिसको कि रेड ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं, उसका बायोलॉजिकल नेम इरिथ्रोसाइट्स है। डब्ल्यूबीसी जिसे कि व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स कहेंगे, इसका बायोलॉजिकल नेम ल्यूकोसाइट्स है एंड प्लेटलेट्स। नाउ इरिथ्रोसाइट जो कि जिसके वजह से आप
खून का रंग लाल कहते हैं, इरिथ्रोसाइट के वजह से है। और ल्यूकोसाइट, जिसको कि नाम ही है WBC, सफेद रक्त कण, ये ल्यूकोसाइट है। एंड प्लेटलेट्स। अब इसकी संख्या के बारे में आते हैं दोस्तों। आपको एक छोटा सा टिप्स दूंगा याद करने के लिए। इसकी एक हेल्दी पर्सन में आरबीसी की संख्या 5.4 5 to 5.4 इंटू 10⁻⁶ mmQ होगा। यानी कि आपको याद करना है WBC। अगर एक आपने याद कर लिया तो मैं फिर से आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा। आरबीसी की संख्या कितनी होगी? 5 to 5.4 इंटू 10⁻⁶। नाउ WBC 5 इंटू 10⁻3 याद रखें। एंड प्लेटलेट कितना होगा? 2 इंटू 10⁻5। तो कितना आसान हो गया याद करने के लिए। मैं आपके सामने फिर से बोल देता हूं। आरबीसी की संख्या है 5 इंटू 10⁻6, प्लेटलेट की संख्या कितना है? 2 इंटू 10⁻5 एंड WBC की संख्या कितनी है? 5 इंटू 10⁻3। यानी कि हमारे शरीर में सबसे कम संख्या किसी की है तो है WBC। अब हम आगे बढ़ते हैं। WBC जो कि ल्यूकोसाइट्स है, इसको दो पार्ट में हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट मतलब जैसा नाम से है उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है, दैट्स व्हाई द नेम इज ए ग्रेनुलोसाइट्स। एंड ग्रेनुलोसाइट जिसमें कि ग्रेन्यूल्स है। अब आपको मैं ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में पहले बता देता हूं, जो कि याद करने में आपको आसानी होगी। यानी कि उसमें ग्रेन्यूल्स है, और ग्रेन्यूल्स जो होंगे वो दानेदार ग्रेन्यूल्स डिफरेंट डाई में वह दिखते हैं। अब एसिडोफिल उसका फर्दर डिवीजन है ग्रेनुलोसाइट का, बेसोफिल नेक्स्ट डिवीजन है, और न्यूट्रोफिल लास्ट डिवीजन है। ग्रेनुलोसाइट में जो मीडियम है, एसिडोफिल से मतलब क्या समझा? ऐसा सेल जो एसिडिटी को अट्रैक्ट करता हो, उसे हम कहेंगे एसिडोफिल। एसिडोफिलिक इन नेचर आपने पढ़ा होगा। कोई भी सब्सटेंस जो एसिडिटी को अट्रैक्ट करता हो उसे हम एसिडोफिलिक कहेंगे। बेसोफिलिक जो बेसिक मीडियम को, अल्कलीन मीडियम को अट्रैक्ट करता हो उसे बेसोफिलिक कहेंगे। न्यूट्रोफिलिक जो किसी को भी अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करता हो उसको न्यूट्रोफिलिक कहेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेनुलोसाइट जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स हैं, ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स तो तीन तरह के हैं। एक है एसिडोफिल जो एसिडिक मीडियम को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि उसकी साइटोप्लाज्म कैसी होगी? उसकी साइटोप्लाज्म अल्कलीन होगी, क्योंकि वो एसिडिक नेचर को अट्रैक्ट कर रहा है। तो दोस्तों इसके वजह से उसका नाम पड़ा एसिडोफिल। किसी ने क्वेश्चन करा कि एसिडोफिल जो कार्पसेल्स है ल्यूकोसाइट्स का, उसकी साइटोप्लाज्म का नेचर कैसा है? तो आंसर होगा अल्कली इन नेचर। बेसोफिल जो बेसिक मीडियम को अट्रैक्ट कर रहा है उसकी साइटोप्लाज्म एसिडिक होगी। न्यूट्रोफिल न्यूट्रल होगा। अब यहां पे याद करने वाली बात है कि न्यूट्रोफिल की संख्या WBC के यूनिवर्स में सबसे ज्यादा होगा, 70%। यानी कि न्यूट्रोफिल को और भी एक याद करने का तरीका, हमारे शरीर में सफेद रक्त कण या व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स की संख्या सबसे ज्यादा है। उसमें से भी सबसे ज्यादा सैनिक आपके शरीर में व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स के रूप में न्यूट्रोफिल के रूप में होते हैं, जो कि 70% है। अगर कोई भी इंफेक्शन आपके शरीर में हुआ तो सबसे आगे न्यूट्रोफिल लड़ाई करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि वह सबसे ज्यादा है। और जैसा कि आप जानते हैं व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स हमारे शरीर में रोग रोधक क्षमताओं को डेवलपमेंट करता है। रोग अगर हो गई तो सबसे ज्यादा जल्दी, कोई इंफेक्शन हो गया तो सबसे ज्यादा व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स एक्टिवेट हो जाएगा। और उसमें नॉर्मल इंसान में अगर 5 इंटू 10⁻3 है संख्या WBC की, उसका 70% न्यूट्रोफिल होगा। तो न्यूट्रोफिल सबसे आगे आएगा और वो लड़ाई करेगा। उसमें काफी न्यूट्रोफिल मारे भी जाएंगे, जो कि फर्दर पस के रूप में आपके शरीर में निकलते हैं। कोई घाव हो गया हो, आपने देखा होगा सफेद सफेद पस निकलता है, तो न्यूट्रोफिल हमारा डेथ हो चुका होता है, शहीद होते हैं वो। और न्यूट्रोफिल आपके शरीर में सबसे ज्यादा 70% होता है, और वही न्यूट्रलाइज करेगा
आपको नाम याद करने के लिए एक और तरीका बताता हूं, न्यूट्रोफिल विच एक्ट एज ए फर्स्ट बैरियर अगेंस्ट एनी ऑफ द इंफेक्शन इज ए न्यूट्रोफिल। तो आपको मेरे हिसाब से याद हो चुका होगा। अब एक और बात, यह एक ग्रेनुलोसाइट्स है, यानी कि इसके सबके ग्रेनुल्स हैं, इसलिए इनको एक डिवीजन दिया गया है। ए ग्रेनुलोसाइट की तरफ आए तो ए ग्रेनुलोसाइट में दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स को मैंने जब स्टूडेंट था, जब मैं पढ़ाई करता था, तो मेरे शिक्षक ने बताया था याद करने के लिए याद रखो मोनोसाइट जॉइंट। आगे क्यों ना इसका नाम है मोनोसाइट जॉइंट मैं बताऊंगा, बट आप भी याद रखो एक ग्रेनुलोसाइट जिसमें किसी भी तरह का ग्रेनुल्स नहीं है, उसमें मोनोसाइट्स एंड दूसरा लिम्फोसाइट। डब्ल्यूबीसी में जो दूसरे नंबर की आपकी सेना आती है, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, जिसकी 20% से ऊपर होगी, वो है लिम्फोसाइट, और वह भी किसी भी तरह के इंफेक्शन से लड़ने के लिए तैयार रहता है हमेशा। एंड एसिडोफिल का क्या काम है, बेसोफिल का क्या काम है, वो हम आगे पढ़ते हैं। अब हम दोस्तों यहां से छोड़ देते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट, आपको शायद ध्यान में आ गया होगा। आप भी आंख बंद करके सोचे कि कैसे याद होगा। इरिथ्रोसाइट की संख्या कितनी होगी, तो फटाफट आप बता देंगे 5 × 10⁻6 mmQ। देन WBC किसी ने पूछ दिया तो आप बता दो 5 × 10⁻3 mmQ। प्लेटलेट 2 × 10⁻5, क्योंकि 2 लाख से और 3 लाख के बीच में होता है प्लेटलेट्स, राइट। प्लेटलेट की संख्या दोस्तों आपको याद रखना है, कोई इंफेक्शन स्पेसिफिक, जैसे डेंगू आपने सुना होगा, डेंगू में बहुत बुखारें आती है, कोई भी दवाइयां काम नहीं करती है, उसमें डॉक्टर क्या करते हैं, फटाफट चेक करते हैं इसका प्लेटलेट लेवल बताओ, तो प्लेटलेट यार बहुत नीचे चला गया, इसका तो 10,000 है, 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है, ऐसे करके बताते हैं। और प्लेटलेट डेली का डेली 2 दिनों पे चेक करते हैं और बोलते हैं कि ठीक है 1 लाख के ऊपर हो गया तो अच्छा है, ओके दैट इज पार्ट, बट वह एक इंडिकेटर है। प्लेटलेट की संख्या कमनी नहीं चाहिए, हमारी बॉडी में 2 लाख से ऊपर होनी चाहिए प्लेटलेट। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा पार्ट की, जो सेलुलर कंपोनेंट है वो हो गया। अब हम आते हैं फ्लूइड पार्ट पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड पार्ट दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, दैट इज अगेन परसेंटेज वाइज इफ यू डिवाइड 50 to 60%। नाउ इंटायर प्लाज्मा यूनिवर्स इफ in a body is having 50 to 60%, means अगर इसको 100% मान लें तो उस 100% में 90% पानी होगा। क्या बात है, उस 100% में 90% पानी होगा। तो हमें पढ़ाई करनी है 10% के बारे में, जो कि 10% बहुत डिफरेंट होते हैं। उस 10% में 7 to 8% ब्लड प्रोटीन है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 to 8%, आप देखो 90% तो पानी हो गया, उसके बारे में छोड़ दो भैया, H2A है वो, उसमें क्या करना। अब 7 to 8% इज प्रोटीन। किस तरह का प्रोटीन है, अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, एंटीबॉडीज। सो आपको प्रोटीन पार्ट याद रखने हैं, अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन एंड एंटीबॉडीज। अब इसको याद करने के लिए थोड़ा पढ़ाई करनी पड़ेगी, और वो आप आराम से खुद से स्वाध्याय करें, आपको ध्यान में आ जाएगा। इसके फंक्शन आगे हम पढ़ेंगे। इसमें 1% के आसपास साल्ट है। साल्ट मिनरल्स के रूप में होंगे और आयन के रूप में होंगे, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, फॉस्फेट है, बाइकार्बोनेट है। सो डिफरेंट सॉल्ट के रूप में 1% है, एंड अनदर few percentage is other substances जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, रेस्पिरेटरी गैसेज, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जैसे यूरिया हमारे शरीर बाई प्रोडक्ट के रूप में बनाती है, यूरिक एसिड, अमोनियम साल्ट एंड हार्मोन्स। सो ये पूरी दुनिया ब्लड की खत्म होती है यहां पे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 7 to 8% दैट इज प्रोटीन, ब्लड प्रोटीन, अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन एंड एंटीबॉडीज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ एक चार्ट और आपके सामने, जो कि पीछे वाली चार्ट से ही लिया गया है और आपको समझने में बहुत ही आसान होगा। अब इसको हम समझते हैं। यह चार्ट ये कहता है कि अगर कोई इंसान की बॉडी वेट 70 किलो का हो, 70 kg का हो, तो 92% उसका बॉडी का वेट
फ्लूइड एंड टिश्यू बनाएगा, अदर फ्लूइड एंड टिश्यू, बट उसकी जो बॉडी में खून जिसको कहते हैं 8% से ज्यादा होगा नहीं। यानी कि 70% का 8% कितना हो गया, तो 7 into 8 55.6 लीटर के आसपास एक हेल्दी ह्यूमन में ब्लड होता है। एंड उस 8% ब्लड को हम डिवाइड करें, जैसा कि अभी अभी हमने देखा था, उसी तरह से डिवीजन है 55% ब्लड प्लाज्मा एंड 45% सेल्स, और जो कि फिर से इधर आ गया सेम टू सेम, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम लगाना नहीं है, ये पहले वाला ही स्लाइड की तरह है। नाउ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स को डिटेल में हम पढ़ते हैं। ब्लड सेल्स आर लाइक रेड ब्लड कार्पसेल्स, जो कि रेड कलर में होता है, इसको इरिथ्रोसाइट कहेंगे। ल्यूकोसाइट जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स है, WBC भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इरिथ्रोसाइट की जो शेप है वो बाइकॉनकेव डिस्क के जैसा है। आप देखो बाइकॉनकेव, इधर से भी दबा हुआ है, उधर से भी दबा हुआ है, इसलिए इसे बाइकॉनकेव कहते हैं। इसका रीजन है इसकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है, जैसे ही इसका शेप बाइकॉनकेव होगा इसकी सरफेस एरिया बढ़ जाएगी, इस पे हेमोग्लोबिन अटैचमेंट ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा। एंड फंक्शन ऑफ द आरबीसी कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। आरबीसी कैन बी सर्व्ड एज ए पीएच बफर। हमारी बॉडी में जो पीएच बफर है वो आरबीसी की वजह से है। नाउ प्लेसेस फॉर इरिथ्रोपोएसिस, इरिथ्रोपोएसिस एक शब्द है दोस्त, इसे याद रखें, मतलब आरबीसी की प्रोडक्शन को इरिथ्रोपोएसिस कहेंगे। ये कहां होगा, आरबीसी हमारे शरीर में आखिर बनता कहां है, तो आपको याद रखना है मोस्टली जितने भी ब्लड कार्पसेल्स हैं वो बोन मैरो में बनेंगे। रेड बोन मैरो में बने या व्हाइट बोन मैरो में बने, बट बोन मैरो में बनेंगे। सो मेन प्लेस ऑफ इरिथ्रोपोएसिस इज द बोन मैरो, अनदर प्लेस इज लीवर। आरबीसी की लाइफ क्या है, तो लाइफ स्पेन ऑफ द आरबीसी इज 120 डेज। सो अप्रोक्सीमेटली 4 महीना, 30 दिन का अगर महीना होता है तो 4 महीना आरबीसी की लाइफ है। एंड इट सर्कुलेट समवेयर 27 किलोमीटर एवरेजली इन वेसल्स। एंड जो आरबीसी बूढ़े हो जाते हैं वह लीवर में जाकर के या बोन मैरो में जाकर के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो और स्प्लीन में भी होते हैं। तो ब्रेकेज places are liver, spleen and lymphatic nodes, and after breakage hemoglobin released from RBC immediately combined with plasma alpha 2 globulin which is taken up by liver for the iron reuse. So आप देखो आरबीसी के बारे में हमने जाना कि आरबीसी में हीम और ग्लोबिन, हीम जो पार्ट है वह आयरन पार्ट है एंड ग्लोबुलिन जो हमने प्रोटीन देखा वो प्रोटीन है। और हीमोग्लोबिन इज द मेन थिंग्स इन द आरबीसी विच कैरी ऑक्सीजन, इसलिए हीमोग्लोबिन एक इंपॉर्टेंट आरबीसी का कंपोनेंट है। लेकिन आरबीसी के मर जाने के बाद हीमोग्लोबिन को लीवर डाइजेशन में लेके चला जाता है, लीवर उसको तोड़ देता है और उसके आयरन को यूज करता है। अब हम WBC की तरफ बढ़ते हैं। WBC का काम क्या है, उसके पहले एक टर्म है डायपेडेसिस। व्हाट इज डायपेडेसिस, तो मेटामॉर्फोज WBC passes through the vessels wall get into the interstitial fluid। डायपेडेसिस, आप सोचो कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे वेसल्स के अंदर तो ब्लड चल रहा है, आपको इन्फेक्शन स्किन के ऊपर में हुआ तो वहां पर लड़ाई करने के लिए WBC आया कैसे, बहुत अच्छा प्रश्न है। WBC में एक खासियत है कि वो कैपिलरी से बिना छेद किए हुए बाहर आ सकता है और जहां पर भी इन्फेक्शन हुआ लड़ाई कर सकता है। इस प्रोसेस को डायपेडेसिस कहते हैं। एंड इसकी जो WBC जो एनिमीज है, जो टॉक्सिक एलिमेंट है, उसको इनगल्फ भी कर लेती है और उसको खा जाती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस एंड डायपेडेसिस को हम समझ चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं। WBC के जो डिफरेंट पार्ट थे, जो
ग्रेनुलोसाइट्स का पार्ट था, उसमें हमने 3 पढ़ा था, एसिडोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रोफिल से, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है। 70% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट इज न्यूट्रोफिल एंड इट्स न्यूक्लियस इज 3 to 4 लोब्ड न्यूक्लियस। अच्छा, आपको एक बात और बताना चाहूंगा, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। क्यों नहीं न्यूक्लियस होता है? और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, बिकॉज आरबीसी इज द मेन कंपोनेंट विच कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट सेल्स is not want to utilize any type of oxygen by themselves. That's why they are not having nucleus and mitochondria. नोट कर लें और याद कर लें, ए न्यूक्लिएटेड होता है आरबीसी, वेयर एज डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस होता है। अब उसकी न्यूक्लियस अलग अलग टाइप के होते हैं, इसलिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल में 3 to 4 लोब न्यूक्लियस होते हैं, डायपेडेसिस कर सकता है न्यूट्रोफिल एंड फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी भी कर सकता है। देन इट इज ए, जैसा कि मैंने बताया सबसे ज्यादा संख्या में है, आप समझो पैदल सैनिक के जैसा, कहीं पर भी बॉर्डर पे लड़ने के लिए तैयार है। इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नॉन स्पेसिफिक सेलुलर इम्यूनिटी सिस्टम विच इज अगेंस्ट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट etc. एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल ग्रेटली इंक्रीज इन एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड अर्लियर टाइम ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन। जैसा कि इन्फ्लामेशन मीन्स क्या हुआ, इन्फ्लामेशन मीन्स इन्फेक्शन, कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन होगा तो न्यूट्रोफिल सबसे पहले वहां पहुंचेगा और वहां के हालात का जायजा लेगा, क्या है भाई यहां पर ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद हम एसिडोफिल की बात करते हैं, जिसका कि साइटोप्लाज्म बेसिक नेचर का होगा। आपको फिर से याद दिला देता हूं। एसिडोफिल का दूसरा नाम है ईएसनोफिल, आपको ध्यान देना है। और कई बार बीमारी के रूप में ऐसा बोलते हैं, इस व्यक्ति को इस्नोफिलिया हो गया है, ऐसा सुना होगा। और वो आदमी बार बार खांसता है, एलर्जी होता है उसको, और थोड़ी सी एलर्जी में उसकी इस्नोफिलिया बढ़ जाती है, या इस्नोफिलिया बढ़ जाने से एलर्जी उसको फीलिंग आता है। इसको एसिडोफिल भी कहेंगे। एसिडोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्काडियन चेंजेस, इट्स नंबर इज लोअर इन द मॉर्निंग एंड हायर एट द नाइट। आपको ये चीजें जस्ट अपनी जानकारी के लिए नोट कर लेना है कि इसकी संख्या रात में ज्यादा हो जाती है, दिन में कम हो जाता है। साइटोप्लाज्म इज अल्कलीन इन नेचर एंड इसकी न्यूक्लियस बाइलोब्ड होती है एंड बोन मैरो में बनता है। जैसा कि मोस्ट ऑफ द कार्पसेल्स बोन में ही, रेड बोन मैरो में बनते हैं या बोन मैरो में बनते हैं। फंक्शन, इट्स लिमिट्स एंड मॉड्यूलेट द इफेक्ट ऑफ बेसोफिल ऑन फास्ट एलर्जिक रिएक्शन। बेसोफिल भी एलर्जिक रिएक्शन के लिए काम करता है और एसिडोफिल उसको भी एक्टिवेट करता है। इट इन्वॉल्व इन द इम्यून रिएक्शन एंड इट्स नंबर इंक्रीजेज व्हेन पर्सन सफर फ्रॉम पैरासाइट इंफेक्शन और एनी टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। बेसोफिल, हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। बेसोफिल जिसकी की साइटोप्लाज्म कैसी होगी, एसिडिक होगी एंड न्यूक्लियस इज 3 लोब्ड एंड फंक्शन, इट आल्सो इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। सो एसिडोफिल एंड बेसोफिल दोनों एलर्जिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक है। हेपारिन सर्व एज लाइपेज, कोवेज एंड स्पीड अप फैटी डिकम्पोजिशन। हिस्टामिन एंड क्रोनिक रिएक्टिव मटेरियल, देखो आपने एंटीहिस्टामिनिक ड्रग का नाम सुने होंगे, जैसे लिवोसेट्रिजिन, सेट्रिजिन, ये सब एंटाहिस्टामिनिक ड्रग बोलते हैं। अब ये बेसोफिल और एसिडोफिल, खासकर बेसोफिल, किसी भी तरह की एलर्जी जब होती है शरीर में तो इसकी संख्या बढ़ जाती है। एंटीहिस्टामिनिक ड्रग इसी पे काम करता है, इसको हिस्टामिन रिलीज नहीं करने देता है, जो कि रिएक्शन और एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ मोनोसाइट्स, अभी हम तीनों एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल खत्म कर चुके हैं, जो ग्रेनुलर पार्ट है। अब हम एक ग्रेनुलर पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, मोनोसाइट्स, जिसका कि मैंने नाम आपको याद होगा, पहले बोला था मोनोसाइट जाइंट। मोनोसाइट जाइंट क्यों बोला था अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इट्स बॉडी इज लार्जेस्ट इन ल्यूकोसाइट्स, इसीलिए तो जाइंट बोला था। इसकी जो आकार है वो जाइंट के जैसा होता है, बड़ा, सबसे ज्यादा बड़ा है अपने सारे ल्यूकोसाइट से। एंड इसकी ग्रेनुल्स नहीं होती, वो तो क्लियर है, एक ग्रेनुलोसाइट का पार्ट है। एंड मोनोसाइट
monocyte macrophage system play a very important role in a specific immune response induction and regulation. As soon as monocyte get into tissue from blood, its change name is called macrophage activation. Monocyte macrophage system to release many cytokinins such as colony stimulating factor. Cytokinin induced by monocyte may modulate other cells growth. Now lymphocytes. Lymphocytes जो कि संख्या इसको आपको याद है, हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, आपको फटाफट लेके आता हूं नंबर पे। अगर नंबर पे आपको ध्यान होगा आप देख लो, ये है लिम्फोसाइट्स। इसकी संख्या कितनी है? 20 to 23। न्यूट्रोफिल के बाद सेकेंड लार्जेस्ट WBC है और इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को लेकर के। दिस एंड इसकी साइज हमारी आरबीसी की जैसी उतनी ही बड़ी होती है एंड हैव वेरी लार्ज न्यूक्लियस। लिम्फोसाइट में साइटोप्लाज्म बहुत ही कम होगा और इसकी न्यूक्लियस बहुत बड़ी होती है एंड इसकी संख्या कितनी होगी? 20 to 23% of the total leukocyte produced in spleen and tonsil. These are the not phagocytic. Note down. These are the not phagocytic, यानी कि किसी पैथोजन को खाएगा नहीं, किसी बैक्टीरिया वायरस अगर हो गया उसको इंगल्फ नहीं करेगा, तो क्या करेगा? So it produces antibodies that provide immunity against a specific disease. That is a very important. लिम्फोसाइट्स हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। नाउ हम बात करते हैं, आरबीसी की बात हो गई, डब्ल्यूबीसी की बात हो गई, अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स का, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है प्लेटलेट्स का। इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहेंगे। इसकी संख्या आपने ऑलरेडी जाना 2 × 10⁵ क्या उससे ज्यादा होगा एंड इट इज डीन्यूक्लिएटेड। इसका न्यूक्लियस नहीं होता है। Produced in the red bone marrow from cell called megakaryocytes. Life 3 to 5 days, destroyed in a spleen. And the main function of the platelets is coagulation, यानी खून का थक्का जमाने में इसका इंपॉर्टेंट रोल है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। किसी व्यक्ति का अगर कुछ में चोट लग जाए, हाथ कट जाए और उसके छाले में ये उसका स्किन निकल आए तो ब्लड रुकेगा नहीं अगर प्लेटलेट ना हो तो। सो प्लेटलेट इमीडिएटली वहां आता है और आकर के ब्लड का सर्कुलेशन को वहां से होते हुए भी वह ऐसा काम करता है जिससे ब्लड शरीर से बाहर ना निकले। सो हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल चेंजेस, मोर नंबर इन द आफ्टरनून दैट इन द मॉर्निंग, मोर इन द विंटर देन इन स्प्रिंग, मोर इन द वेनस ब्लड देन कैपिलरीज। After sport, number of platelet increases. In pregnancy, platelets increases. Function: it maintain capillary endothelial cell smooth and integrated. So आपके लिए जस्ट एक नोट देना चाहूंगा, इंडोथेलियल डिसफंक्शन होते हैं कार्डियक पेशेंट में, डायबिटीज के पेशेंट में, ब्लड प्रेशर के पेशेंट में। उसके जो वेसल्स हैं, यानी वेसल्स का मतलब हो गया आर्टरीज, वेन, कैपिलरी, सारा उसके अंदर में डैमेज होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के वजह से, या इंडोथेलियल डिसफंक्शन एक टर्म ही दिया गया है। क्यों होता है, कैसे होता है, पूरी अलग सब्जेक्ट है। बट जैसे ही क्रैक्स पड़ता है प्लेटलेट वहां जमा हो जाते हैं और प्लेटलेट वहां से ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करता है, जिसके वजह से वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है और फिर फर्दर स्पाज्म हो सकते हैं। हार्ट में अगर हुआ तो हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन में हुआ तो स्ट्रोक हो सकता है, पैर में हुआ तो पीवीडी हो सकता है, कहीं भी कुछ हो सकता है। इसलिए बाहर जो हमारी दुनिया दिखती है कि ऊपर से कट गया तो प्लेटलेट्स का थक्का जमा दिया, वो बात तो समझ में बात आती है। शरीर के अंदर भी बहुत सारे कट छट होते रहते हैं, वहां पर भी इनका काम है। सो क्लॉटिंग के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। द प्रोसेस ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द लिक्विड टू जेल और जेलाटिन। आप देखो ब्लड बह रहा है हमारे शरीर में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही कट हुआ जेल बनता है, जेल के बाद जेलाटिन बनता है। सीरम क्या है भाई, व्हाट इज सीरम? सीरम इज द लाइट येलो फ्लूइड आफ्टर ब्लड कोगुलेशन। जैसे ही कहीं आपका कटा छटा आप देखते हो वहां पर ब्लड जम गया, जमने के बाद थोड़ा वाटरी सब्सटेंस बाहर निकलता है, दैट इज सीरम।
So serum is what? Light yellow fluid after blood coagulation. Difference between serum and plasma. So क्या दोनों में अंतर क्या है? So difference between serum and plasma mainly consist in no fibrogen in serum. जो जाली के जैसे खून का थक्का जम गया वो फाइब्रिनोजेन है, और जो सीरम है डिफरेंटली वाटर के जैसा है. सो ब्लड कोगुलेशन इज द सीरीज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड बायोकेमिकल रिएक्शन विथ वेरियस एंजाइम. आपको नोट करने के लिए आप नोट कर लें, ब्लड क्लॉटिंग 12 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है जिसे रोमन न्यूमरल्स में लिखा जाता है, और यह एक पूरी अलग सब्जेक्ट है. इसके लिए कभी भी एक नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेना. ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में मैं लेने वाला हूं. थोड़ी सी आपको डिटेल में बताना चाहूंगा, आपको इंटरेस्ट को देखते हुए ब्लड क्लॉटिंग को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और कैसे मैं समझ सकता हूं. आप समझो इंजर्ड टिश्यू यहां पे है और प्लेटलेट्स है, ठीक है. अब होगा क्या? दिस इज द नॉर्मल सिचुएशन. नाउ एज सुन यू गेट सम इंजरीज, सो प्लेटलेट्स वहां पे पहुंच जाता है सबसे पहले. एंड प्लेटलेट क्या करेगा? प्लेटलेट अपने आप को ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करके थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइम निकालता है जो कि प्लेटलेट्स में होते हैं, और उसे हम प्लेटलेट थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं. और ये कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में, जो कि हमेशा हमारे बॉडी में होता ही है, क्या करेगा? आपने देखा होगा प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन था. उस प्रोथ्रोम्बिन जो कि प्रो लगा हुआ है तो बायोलॉजी में आप समझना इनएक्टिव है और नॉर्मली बॉडी में चल रहा है, लेकिन प्लेटलेट थ्रोम्बोकाइनेज विद द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव कर देता है थ्रोम्बिन में. और ये जो थ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजेन भी आपने पढ़ा था, प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा में थे. ये फाइब्रिनोजेन जो सॉल्यूबल था, जो कि ब्लड में घुला हुआ है और हमारे खून के साथ साथ वो बह रहा है पूरे शरीर में, उसको जैसे ही ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ, फाइब्रिनोजेन को थ्रोम्बिन फाइब्रिन में बदल देता है जो कि इनसॉल्युबल है. और वही चीज आपको कहीं भी रक्त का थक्का जम गया तो इनसॉल्युबल फाइब्रिन के रूप में दिखता है, एंड फाइब्रिन फर्दर पोलीमराइजेशन होकर फाइबर्स में बदल जाते हैं और पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है. तो एक शॉर्ट फॉर्म में आपको हमने समझाने की कोशिश की. थोड़ी सी इसके बारे में हम डिटेल फिर से जानते हैं. इसको 3 स्टेप में हम डिवाइड कर सकते हैं पूरी की पूरी प्रोसेस को. एंड फर्स्ट स्टेप, एट द साइट ऑफ इंजरी, थ्रोम्बोकाइनेज दैट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन इज रिलीज्ड बाय द डिस्टिंग्रेशन ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स एंड इंजर्ड टिश्यू सेल. जैसा कि हमने अभी कहा था, जैसे ही फर्स्ट स्टेप हुआ, इंजरी हुई, वहां पर प्लेटलेट पहुंचेगा, प्लेटलेट पहुंच के थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज करेगा. एंड सेकेंड स्टेप, दिस थ्रोम्बोकाइनेज विच एक्ट एज एन एंजाइम एंड कैल्शियम आयन present in the plasma convert inactive plasma protein like prothrombin into active form called thrombin. This activity need calcium ion and some plasma factor. तीसरा स्टेप, soluble plasma protein that is fibrinogen, जो कि हमेशा ही ब्लड में प्रेजेंट रहता है, is converted into insoluble protein fiber called fibrin with the help of thrombin. With this long fibrin thread, these fibrin thread form a very fine network or mesh type of structure at the site of injuries. तो वापिस हम इसको समझ सकते हैं कि यहां इंजरी हुआ, ब्लड प्लेटलेट आया, थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम. दिस थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट कर देगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, एंड थ्रोम्बिन इज द अगेन soluble fibrinogen को insoluble fibrin में बदल देगा, एंड दैट फाइब्रिन पोलीमराइजेशन होकर फाइबर्स में बदल देगा और वहां पे ब्लड का क्लॉट बना देगा. देन ब्लड सेल गेट entangled in this network and form a clot. A clot is formed at the injury within 2 to 6 minutes. Soon after its formation, the clot start contracting and squeezes out rest of the plasma which is in the form of clear liquid, that is serum.
वेरी नाइस एंड बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है। होप आपको याद भी हो गया होगा और पसंद आया होगा। अब दोस्तों हम पूरी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पार्ट 1 पार्ट 2 को समराइज करते हैं और हम देखते हैं आपको कितना याद हुआ है। तो हम फटाफट आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट, इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म with a complete diffusion of labor, a transporting system called circulatory system is present, which transport various material to all the body tissue. That is very good and that is very clear. Circulatory system हमारी बॉडी में है जो कि हमारी बॉडी में एक तरह से ब्लड को सर्कुलेट करता है और वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जैसा काम करता है। इन ह्यूमन बॉडी अबाउट 40 different type of fluids are present, which include 25 liter intracellular and 15 liter intercellular fluid. So 40 liters fluid हमारे शरीर में होते हैं जो कि 25 लीटर इंट्रासेलुलर जो सेल के अंदर है और दो सेल के बीच में, जैसे एक तो बात हो गई कि आप कमरे के अंदर हो, दूसरा दो कमरे के बीच के गलियारे में हो। आप इंटरसेलुलर का मतलब हुआ सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर का मतलब हुआ सेल के अंदर और इंटरसेलुलर मतलब दो सेल के बीच में। तो 25 लीटर इंट्रासेलुलर है और 15 लीटर इंटरसेलुलर है। सो ब्लड इज द मेन व्हीकल दैट सप्लाई digested food, oxygen, hormones and eliminate carbon dioxide, excretory products, excess of the salt, excess of the heat and from the different part of the cells. Now the important point is that about 45% of the blood is made up of corpuscles and 55% of by the plasma, जो कि अभी हमने पढ़ा। 90% of the plasma is made up of water, 7 to 8% of the protein and 1% of mineral and rest of the various substances and the other transportation. In the blood are present three type of corpuscles, RBC, WBC and platelets. RBC are the most abundant corpuscles and about नंबर आपको वापिस एक बार रिकैप करने का मौका मिलता है 5 into 10 power 6 एंड अगर हम देखें तो आरबीसी की संख्या मेल और फीमेल में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा एंड 4 into 10 power 6 in the women. Red blood corpuscles are the very small, measuring about 7.7 mm in diameter, biconcave, disc-like, denucleated, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है in the mammalian blood, but they are biconvex, oval cell in the blood of fishes, amphibians, reptiles and birds. ये नोट कर लेना है। सो बाइकॉन्वेक्स होते हैं, ओवल शेप होते हैं, कहां पर? फिशेस में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में एंड बर्ड्स में। एरिथ्रोसाइट्स आर रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ हेमाटिन, that is the part of iron, and globulin is the protein. About 1% of the RBC are produced daily in our body and the same number is borne out. So आपको ध्यान रखना है कि हमारी शरीर हर दिन 1% के बराबर आरबीसी बनाती है और उतना ही नंबर डेथ भी होता है। द न्यू इरिथ्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस इन द रेड बोन मैरो, जो कि हम पहले जानते हैं। ल्यूकोसाइट WBC आर अबाउट 5 into 10 power 3 mmq. Leukocyte are two type, granulocyte A, granulocyte further divided into three part, acidophil, basophil, neutrophil, जो कि अभी हमने जान गए। अभी हम इसको आगे बढ़ते हैं। WBC are known as phagocytes, soldier of the body और scavengers of the body. WBC के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। WBC can escape through the walls of capillaries. This process is called diapedesis. अभी हमने जाना। प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 2 या 2 into 10 power 5 mmq of the human blood and are concerned with the clotting of the blood. Blood has property of clotting at the any injury and prevent loss of blood. Blood also contain antibodies that combat with the antigen and disease producing germs. Blood does not clot in the blood vessels because of the presence of heparin. हेपारिन आपने अभी पढ़ा होगा, यह एक एंटीकोगुलेंट होता है जो हमारे शरीर में बनता है नेचुरली। इंटरनल क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस, जिसके वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था। एंड
that clot is called thrombus. Hemophilia क्या है? A genetic disorder in which blood fails to clot when it come out of the blood vessel through any injury. हेमोफीलिया के पेशेंट्स में ब्लड में खून का रुकता ही नहीं है, खून का थक्का जमता नहीं है, ब्लड क्लॉटिंग होता ही नहीं है, और ये बहुत ही सीरियस इशू है. इन ह्यूमन ब्लड इज कैटेगराइज्ड इनटू 4 ग्रुप A, B, AB and O depending upon the antigen present. So थोड़ी सी हम ब्लड ग्रुप के बारे में जान जाते हैं. So blood group O is called universal donor and whereas AB is universal recipient. यानी कि किसी का ब्लड ग्रुप O हो तो किसी से भी ब्लड ले सकता है, एंड AB वाला किसी को भी, O वाला किसी को दे सकता है. सॉरी, ब्लड ग्रुप O इज यूनिवर्सल डोनर, वो किसी को भी दे सकता है, AB वाला किसी से ले सकता है. Heart in man is 4 chamber, consist of 2 atria and 2 ventricle. ऊपर वाले पार्ट को atria कहेंगे, नीचे को ventricles कहेंगे. The heart is covered by a 2-layered sac known as pericardium. Various blood vessels that enter or leave the heart are called great blood vessels. Deoxygenated blood from the various part is returned to the right auricle by the 3 major vessels: superior vena cava, inferior vena cava and coronary sinus. अब आपको मैं समझाता हूं सुपीरियर वेना कावा क्या है. जो अपर पार्ट, हार्ट के ऊपर की तरफ से जितने भी ब्लड को लेके आता है उसे हम सुपीरियर वेना कावा कहेंगे. जो लोअर पार्ट के हमारे शरीर से ब्लड को लेके हार्ट की तरफ जाएगा उसे इंफीरियर वेना कावा कहेंगे. कोरोनरी से, हार्ट से जो हमारे, जो हार्ट को खुद भी तो काम करने के लिए ब्लड चाहिए, तो वहां से जो है कोरोनरी साइनस है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑरिकल बाय द 4 pulmonary vein. राइट ऑरिकल ओपन. ये पूरी डिटेल हमने बात कर चुके हैं ऑलरेडी. अगर आप मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको डिटेल में मिल जाएगा. सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड थ्रू द ह्यूमन बॉडी इज डबल सर्कुलेशन. इन ह्यूमन बॉडी 2 टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज फाउंड. वेरी क्लियर. पल्मोनरी जो कि लंग्स के तरफ से है, एंड दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन. ह्यूमन हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट. कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ auricular systole, ventricular systole and joint diastole. So इस चीज को आपको समझने की जरूरत है. कार्डियक साइकिल में क्या होते हैं? ऑरिकल जो ऊपर की पार्ट है वो एक बार दबता है जिसे हम सिस्टोल कह देंगे, आयरोक्युलर सिस्टोल. दूसरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड दोनों का डायस्टोल, दोनों रिलैक्स हो जाना एक बार. सो देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल. आर्टरीज जिसका कि वॉल थिक होगा, हाईली मस्कुलर. वेन जिसका कि वॉल थिन होगा, लेस मस्कुलर. एंड कैपिलरीज वेरी थिन वॉल विदाउट एनी मसल्स. आर्टरीज distribute blood from heart to the different part of the body, whereas veins take the blood from different body part to the heart. इस चीज को आप समझ लेना है. आर्टरीज उसे हम कहेंगे जो हार्ट से ब्लड को पूरे शरीर के लिए ले जाएगा, और जो रिटर्न लेके आ जाएगा ब्लड उसे हम वेन्स कहेंगे. Blood from the alimentary canal is returned to the liver through hepatic portal vein. कुछ टर्म्स हैं जिसे हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं. What is antibodies? Antibodies किसे कहेंगे? So proteinous substances produced by the lymphocyte to combat with the antigen and pathogens. जब हमारा lymphocyte किसी भी इंफेक्शन से लड़ने के लिए, इन्फेक्शन को हम एंटीजन कहेंगे, लड़ने के लिए जो पदार्थ बनाती है, प्रोटीनियस सबस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय द लिम्फोसाइट टू कॉम्बैक्ट विथ द एंटीजन एंड एनी पैथोजेंस इज कॉल्ड एंटीबॉडीज. क्लियर? एंटीजन क्या है? तो एंटीबॉडी जेनेटिक फॉरेन बॉडी दैट काउज डिजीजेस व्हेन एंटर इनटू द बॉडी. एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो कि हमारे शरीर में बीमारी पैदा कर सकता है, और जिसके सामने से उसके विरोध में एंटीबॉडी डेवलप होता है. एंजाइना पेक्टोरिस इज नथिंग दैट इज द चेस्ट पेन और हार्ट अटैक. एंटीकोगुलेंट जो ऐसे पदार्थ जो खून को जमने ना दे उसे हम एंटीकोगुलेंट कहेंगे. एजेंट विच प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. आर्टरीज क्लियर है. ब्लड वेसल दैट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. सी पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है. यह है तो आर्टरी,
और आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है, बट पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाता है। आप पहले वाले वीडियो देख लेना। नाउ ब्लड प्रेशर, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। सो इस डिफिनेशन को याद कर ले, बहुत ही सिंपल है। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? तो ब्लड प्रेशर इज द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। अब किसी ने यहीं पे पूछ दिया व्हाट इज हाइपरटेंशन, देन so this definition is not valid there. What is hypertension? So persistent increase in blood pressure is called hypertension. What is blood transfusion? Giving blood of a person to another person. Cardiac output, volume of the blood pumped by the heart per minute. एक मिनट में आपका हार्ट जितना ब्लड पंप करके बाहर करेगा वही तो आउटपुट हुआ। जैसे कि एक इंसान की आउटपुट क्या है, तो एक इंसान महीने में कमाता क्या है, ये उसकी आउटपुट हुई। उसी तरह से व्हाट इज द कार्डियक आउटपुट? कार्डियक कहते हैं हार्ट को, तो हार्ट की आउटपुट क्या है, तो एक मिनट में वो कितना पंप कर रहा है ब्लड, वो उसका आउटपुट है। कोगुलेशन, जिसको क्लोटिंग आप कहते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक सबस्टांसेस इनटू द हार्मलेस सबस्टांसेस, तो डिटॉक्सिफिकेशन हो गया। डायपेडेसिस, अब आप बताओ डायपेडेसिस किसे कहते हैं? तो स्क्वीजिंग ऑफ WBC थ्रू द वॉल ऑफ कैपिलरीज, जो कि अभी आपको बताया था कि WBC कहीं से भी कहीं पहुंच जाता है, वो डायपेडेसिस के प्रॉपर्टीज के कारण। डायस्टोल, दैट इज रिलैक्स्ड फेज ऑफ द हार्ट चैम्बर। डबल सर्कुलेशन, इन ह्यूमन वी आर हैविंग डबल सर्कुलेशन व्हेन द ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट सो एज टू सर्कुलेट वंस थ्रू द बॉडी, इसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। डेथ ऑफ ए डेवलपिंग फेटस ड्यू टू द RH इनकम्पेबिलिटी, अगर RH फैक्टर में कुछ प्रॉब्लम है तो बच्चा जो पेट में गया है वो फेटस के रूप में वो डेवलप नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा, इसीलिए इसे कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। फॉर्म एलिमेंट, सेल्स एंड सेल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द ब्लड। हेमोफीलिया, हमने पीछे पढ़ा है, जेनेटिक डिजीज इन विच ब्लड फेल्स टू क्लॉट। हार्टबीट, टाइम टेकन बाय वन सिस्टोल फॉलोड बाय इमीडिएट डायसिस्टोल इज कॉल्ड हार्टबीट। ल्यूकीमिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज इन नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोपेनिया, डिक्रीज इन नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स। देखो बायोलॉजी में कहीं भी पेनिया आए तो उसका नंबर घट जाता है, और ल्यूकेमिया बहुत ज्यादा WBC बढ़ गया उसे ल्यूकेमिया कहेंगे, घट गया ल्यूकोपेनिया कहेंगे। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसे हार्ट अटैक भी कहते हैं, ए पैच ऑफ द डेड मसल्स इन द हार्ट। मायोकार्डियल इंफार्क्शंस। पैथोजेंस, डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म। Phagocytosis, engulfing the solid particle in bulk by the any cell. Portal vein, a vein that start as well as terminate as capillary. ये शुरू भी होता है और एंड भी होएगा कैपिलरी के रूप में, इसे पोर्टल वेन कहते हैं। पल्स, ए वेव ऑफ डायलेशन ऑफ एन आर्टरी बिकॉज ऑफ द पंपिंग ऑफ ब्लड ड्यू टू हार्ट बीट। जैसे आप अपने हथेली लगा करके अपने कलाई को देखेंगे तो वहां पे हमें पल्स फील होगा। सिस्टोल, contracting phase of the chamber of the heart. Thrombus, clot of blood in the blood vessels is called thrombus. Thrombosis, process of internal clotting. Vein, a blood vessels that collect blood from any body part is a vein. Thank you very much. आशा करता हूं आपको ये पूरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा और आपको याद करने में काफी सुविधा मिली होगी। थैंक यू वेरी मच। आगे हम फिर से देखेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।